अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे इंजाइम्स का। आज हमारा उसका लेक्चर 6 है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, कि इंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, किस तरह से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और किस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट का रिएक्शन जो हो रहा है उसको कैटेलाइज करता है। उसके मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ना है, उस इंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। उसके बारे में दो मॉडल्स दिए गए थे, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल प्रेजेंट किए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, जैसे कि जब हम इंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि इंजाइम जैसे कि यहाँ पर है कि इंजाइम के ऊपर एक पोर्शन होता है जहां पे आगे सबस्ट्रेट ने अटैच करना है, उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये इंजाइम है, ये इंजाइम, ये सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट इस इंजाइम के ऊपर आके यहाँ पे पहले अटैच होगा, इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। जब अटैच हो जाएगा तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इस टाइम बिल्कुल अटैच होगा वहां पे जाके। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच हुआ हुआ है। अब ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ अच्छी तरह से अटैच हो चुका है। अब इंजाइम क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर अटैक करेगा और उसका जो रिएक्शन है सबस्ट्रेट का उसको कैटेलाइज करेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव एन इंजाइम पेप्सिन और उसके ऊपर आके प्रोटीन अटैच हो रही है, जिसको ब्रेक करना है, पेप्सिन नहीं करना है। अब पेप्सिन क्या करेगी, जब प्रोटीन उसके ऊपर आके अटैच होगी तो पेप्सिन उसको अब पहले उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अपना बॉन्डिंग स्ट्रांग करेगा। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी फिर जो पेप्सिन है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली एंजाइम्स का काम क्या है कि इन्होंने अच्छे डायरेक्शन प्रोवाइड करके रिएक्शन को तेज करना है। फिर वो तेजी से जब रिएक्शन कैटेलाइज करेगा, स्पीड अप करेगा, तो एंजाइम और वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ये दो प्रोडक्ट में टूट गया सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया है तो एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा और प्रोडक्ट्स में जब सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट वहां से निकल जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एंजाइम का एक्शन होता है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब हो जाती है फिर एंजाइम उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और फिर फाइनली जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो ये एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म है। इसके अलावा दो मॉडल दिए गए थे एंजाइम और सबस्ट्रेट की, जो प्रॉपर्टी है एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे डिफरेंट टाइम में। पहले 1894 में जर्मन केमिस्ट था एमिल फिशर, उसने अपना मॉडल दिया था लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल मतलब क्या कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होती है कि वो की उस लॉक के अलावा किसी दूसरे को नहीं लगेगी, स्पेसिफिक लॉक है, स्पेसिफिक की है। इसी तरह से एमिल फिशर ने कहा कि इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट का भी हिसाब यही है कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक है, उसकी स्पेसिफिक की है, इसी तरह से जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है उसका स्पेसिफिक एंजाइम है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम ही चाहिए। हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम यूज नहीं कर सकते। क्यों? एमाइलेज एंजाइम तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब ये स्पेसिफिसिटी आ गई ना कि स्टार्च किसको डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। पेप्सिन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को। लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये
इंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है कि इंजाइम सबस्ट्रेट और इंजाइम जो है ये दोनों इनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं और ये लॉक और की की तरह होते हैं कि जिस तरह से लॉक एंड की स्पेसिफिक है इस तरह से इंजाइम और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक हैं। लेकिन 1894 के बाद 1958 में दे केम एन अदर साइंटिस्ट डैनियल कोशलैंड। डैनियल कोशलैंड ने फिर अपना एक मॉडल दिया था, उसने लॉक एंड की मॉडल को रिजेक्ट किया था। उसने क्या मॉडल दिया था? इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस मतलब होता है किसी दूसरे में जो है वो चीज इंड्यूस करवाना। फिट मॉडल कि वो फिट हो जाए। अब जैसे इस मॉडल के मुताबिक क्या उन्होंने कहा है, इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंजाइम है और यहाँ पर ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब यू कैन सी हियर कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की शेप और है। अब डैनियल कोशलैंड ने ये कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, वो सख्त नहीं होती, वो जैसे है वैसी नहीं रहती, बल्कि क्या होता है जब उस एक्टिव साइट के करीब, जब उस एंजाइम के करीब सबस्ट्रेट आना शुरू होता है तो फिर ये जो सबस्ट्रेट है ये इसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज करना शुरू कर देता है। मतलब कि जो ही सबस्ट्रेट इस एंजाइम के करीब आएगा तो वो इसमें शेप को इंड्यूस करवा देगा, वो इसमें शेप चेंज करवा देगा और जब ये फिर शेप चेंज हो जाएगी तो फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर अटैच हो जाएगा। इस तरह से शेप चेंज हो गई एंजाइम की। अब इजीली यहां पे आके सबस्ट्रेट अटैक कर देगा। इस तरह से और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो डैनियल कोशलैंड के मुताबिक यही है कि शेप एक्टिव साइट जो स्ट्रक्चर नहीं है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट एंजाइम के करीब आता है तो वो उसमें शेप इंड्यूस करवा देता है और उसमें फिट हो जाता है। और यही मॉडल इसका ज्यादातर एक्सेप्ट किया गया था इन दैट केस कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज्यादा है या उसका साइज ज्यादा है और एंजाइम की एक्टिव साइज का साइज जरा छोटा है तो उस केस में फिर क्या होगा, उन्होंने यही कहा था कि सबस्ट्रेट उसको इंड्यूस करवा देगा और उसकी शेप एक्टिव साइट की चेंज हो जाएगी और वो फिर आके उसमें फिट हो जाएगा। ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि किस तरह से एंजाइम एक्ट करता है। क्या उसके मॉडल दिए गए, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। कल हम स्पेसिफिसिटी एंजाइम्स की पढ़ेंगे, वैसे हमने वो डिस्कस कर ली है, कल हम इंशाल्लाह डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।